वेलकम टू माय लिसनर्स। तो आप भी भेजें मुझे अपने कुछ सच्चे वाक़यात, कुछ सच्ची कहानियाँ। डिस्क्रिप्शन में जाइए, मेरा जीमेल एड्रेस मौजूद है, गो एंड चेक इट आउट। तो बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ। ये स्टोरी मुझे सोनिया ने मुंबई से भेजी है। मैं सोनिया कहती हैं कि ये मेरे चाचा की कहानी है जो अभी मुंबई के एक मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट है। वो वहाँ कैसे पहुँचे, ऐसा क्या हुआ उनके साथ जो वो इतने बीमार हो चुके हैं कि किसी इंसान को वो पहचानते तक नहीं हैं। एक ऐसा इंसान जो अच्छा खासा पढ़ा लिखा है और किसी मार्केटिंग कंपनी के अंदर एज ए मैनेजर जॉब करता था और अपनी लाइफ का हर पल आखिरी समझकर जीता था, वो मेंटल हॉस्पिटल में कैसे पहुंच गया। उनके चाचा का नाम मिस्टर अनवर है। हर दिन की तरह अनवर साहब घर से ऑफिस जाने के लिए निकले। घर से बस स्टॉप से वॉकिंग डिस्टेंस ही था, तो वो बस स्टॉप तक वॉक करके जाते थे और फिर बस पकड़कर ऑफिस जाते थे और वापसी भी इसी तरह ही आते थे। लाइफ में सब कुछ ठीक ही चल रहा था, मगर कभी कभार उनको डेजा वू की फीलिंग भी होती थी। अब यहाँ पर मैं कहानी को स्टॉप करके सबसे पहले आपको डेजा वू के बारे में थोड़ा बहुत कुछ बताना चाहती हूँ कि ये क्या होता है। अगर किसी को नहीं मालूम है तो जब तक आप डेजा वू के बारे में आपको पता नहीं होगा तब तक ये स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगी। डेजा वू मीन्स ऑलरेडी सीन, और ये फीलिंग दुनिया में 90% से ज़्यादा लोगों में पाई जाती है। डेजा वू एक ऐसी मिस्ट्री है जो साइंस अभी तक सॉल्व नहीं कर सकी। डेजा वू की फीलिंग को साइंस ने अभी तक डिस्क्राइब नहीं किया है, मगर कुछ लोग इसको मजहब से जोड़ते हैं और कुछ लोग इसको सिक्स सेंस बोलते हैं। ये तो नहीं पता कि एक्चुअली ये होता क्या है, मगर मैंने आपको समझाने के लिए ये ऐसे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। जैसे कि आप किसी भी जगह पर पहली बार गए हों और आपको ऐसा लगा हो कि आप यहाँ पर पहले भी आए हैं, या आप किसी इंसान से पहली बार मिल रहे हो और आपको ऐसा लगा कि आप इस इंसान को बहुत पहले से जानते हैं, या आप जो काम कर रहे हैं वो आप काम पहले भी कर चुके हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप आई थिंक समझ गए होंगे कि ये फीलिंग क्या होती है। तो ये फीलिंग अनवर साहब को भी थी। एक दिन जब ऑफिस से घर आ रहे थे तो जैसे ही बस स्टॉप से उतरे, उन्होंने देखा कि एक लड़की है जो ऑलमोस्ट 18 साल की होगी, वो सड़क के बीचों बीच चुपचाप खड़ी हुई है। अनवर साहब को बड़ा अजीब लगा कि लड़की को डर नहीं लग रहा कि वो सड़क पर चुपचाप खड़ी हुई है, इस तरीके से कहीं जा ही नहीं रही है और सब व्हीकल्स यहाँ से वहाँ जा रही हैं। ये क्या है? तो अनवर साहब ने बड़ी मुश्किल से रोड क्रॉस करते हुए और उसको चिल्ला कर बोल रहे थे कि अरे हट जाओ पीछे, एक्सीडेंट ना हो जाए तुम्हारा, बच के रहो। और वो अनवर साहब जैसे ही उस लड़की के पास पहुँचे और उस लड़की को बोला कि तुम्हें डर नहीं लगता, तुम किस तरीके से यहाँ पर खड़ी हुई हो, तुम्हें डर नहीं लग रहा? तो पता नहीं कहाँ से एक बाइक वाला अनवर साहब के सामने आ गया और उसने एकदम से कहा कि अरे मरना है क्या, मरने के लिए मेरे ही सामने आए तुम, हटो यहाँ से। तो अनवर साहब ने कहा कि अरे भाई, मैं तो इसको हटाने के लिए आया हूँ यहाँ से कि इसकी जान बच सके, ये तो बीच में ऐसे खड़ी है, इसको कुछ हो जाएगा। तो उसने कहा अरे पागल हो गया है क्या, कौन सी लड़की? जैसे ही अनवर साहब ने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ तो कोई भी नहीं था। अनवर साहब ने सोचा कि शायद वो लड़की यहाँ से चली गई हो और अनवर साहब घर पर आ गए। पर ये बात इतनी भी कॉमन नहीं थी कि अनवर साहब इग्नोर कर देते। घर पर आए और घर पर आकर जब खाना वाना खा के रात को सो गए तो आज उनको नींद नहीं आ रही थी। वैसे तो अनवर साहब लेटते के साथ ही सो जाया करते थे, मगर आज रात उनको नींद नहीं आ रही थी।
बात इतनी कॉमन तो नहीं थी, इसलिए एक बार भी ये अनवर साहब बार बार इस बारे में ख्याल उनको आ रहा था कि ऐसी कौन सी लड़की थी जो रोड पे ऐसे अजीब तरीके से खड़ी हुई थी और एकदम से चली गई, कहाँ चली गई होगी। बहरहाल जैसे तैसे करके अनवर साहब ने इग्नोर किया इस बात को और वो सो गए। और जब वो सोए तो रात में वो सपने में वही लड़की उसी रोड के ऊपर वैसे ही खड़ी हुई थी और उन्होंने देखा कि वही लड़की का एक्सीडेंट हो गया और वो करीबी हॉस्पिटल में एडमिट है। उनकी जैसे ही आंख खुली तो अनवर साहब ने सोचा कि शायद मैं उसको सोच कर मैं रात में मैं सो गया, इसीलिए मैंने वही ख्वाब देख लिया। अरे ये क्या मैंने देख लिया, ऐसा कह के उन्होंने इग्नोर कर दी ये बात। बहरहाल सुबह हुई, अनवर साहब ऑफिस जाने के लिए निकले। जैसे ही ऑफिस जाने के लिए उसी रोड पर गए तो अचानक उन्हें ऐसा लगा कि मेरे आमने सामने जो जो गाड़ियाँ गुजर रही हैं, जो जो गाड़ियाँ जा रही हैं, ये सब कुछ पहले भी हो चुका है और जो कुछ मेरे आसपास से लोग जा रहे हैं, वो माहौल, वो सब कुछ देखा देखा सा लग रहा था। इतना ही नहीं बल्कि उनको देखा देखा सा लग रहा है, ये फीलिंग भी पहले से महसूस हो रही थी। अनवर साहब को ये भी लग रहा था कि बस अभी आएगी और मैं बस में नहीं बैठ पाऊंगा, और वही हुआ। अभी वो ये सब कुछ सोच ही रहे थे कि अनवर साहब बस नहीं पकड़ पाए। अनवर साहब ने बहुत सोचा कि अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर उनको वो रात का ख्वाब याद आया कि बस तो छूट गई है और मैंने ख्वाब में भी देखा था कि हॉस्पिटल के रूम नंबर 3 में वो लड़की हॉस्पिटलाइज है और वो हॉस्पिटल तो यहाँ से बहुत करीब है। मैं जाकर एक बार दिल की तसल्ली ही कर लूँ, क्या पता मैं ही गलत सोच रहा हूँ। इस तरीके से मैं रिलैक्स हो जाऊँगा। और अनवर साहब उसी हॉस्पिटल में गए। हैरानी वाली बात ये थी कि अनवर साहब सीधा रूम नंबर 3 में पहुंचे और वही लड़की उसी रूम नंबर 3 के अंदर हॉस्पिटलाइज थी और उसको ड्रिप लगी हुई थी और उसको बहुत चोट भी आई हुई थी। ये सब कुछ देखकर अनवर साहब उस लड़की को देखकर तो हैरान रह गए कि मेरा ख्वाब सच निकला। उसकी माँ भी उसके साथ बैठी हुई थी। अनवर साहब ने उस लड़की की माँ से कहा कि क्या हुआ है इसे। तो अनवर साहब के पूछने पर उसकी माँ ने बताया कि इसका एक्सीडेंट हो गया है रात के करीब 2 बजे, और जिस रोड पर एक्सीडेंट हुआ था वो रोड भी वही था जहां का उनको ख्याल भी आया था, डेजा वू की फीलिंग भी आई थी और उनको ख्वाब भी आया था। ये सब कुछ देखकर अनवर साहब हैरान हो गए। अनवर साहब ने कहा कि अरे ये सब कुछ क्या हो रहा है। वो तो बहुत चौंका देने वाला इत्तेफाक था। और सबसे बड़ी बात तो ये कि अनवर साहब ने जब ख्वाब देखा था और वो उठे थे तब भी करीब 2 ही बज रहे थे और 2 बजे ही उसका एक्सीडेंट हुआ था। ये बहुत ज़्यादा हैरत अंगेज वाली बात थी जिसको अनवर साहब समझ नहीं पा रहे थे। सपने में जिस हॉस्पिटल के रूम नंबर 3 में उन्होंने देखा था उस लड़की को, रियल में वो सब वैसे का वैसे ही हो रहा था। वो उसी हॉस्पिटल में एडमिट थी। इतने सारे इत्तेफाक एक ही रात में हो चुके थे कि वो सीधा अपने घर पर गए और अपनी बीवी से सारी बातें बता दी। उनकी बीवी ने बिलीव नहीं किया। वाइफ को लगा कि मेरे हस्बैंड का काम में इतना वो बिज़ी रहते हैं, इतना काम में ध्यान लगाते हैं कि वो कुछ भी एज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि इतने सारे इत्तेफाक एक ही दिन में पॉसिबल नहीं है। थोड़ी सी बीवी से नोकझोंक भी हुई मगर बात ख़त्म हो गई। खाना खाते हुए अनवर साहब को ऐसा लग रहा था कि जो मैं खाना खा रहा हूँ सेम टू सेम यहीं पर ही बैठकर मैं यही खाना खा रहा हूँ। ये सब कुछ भी पहले हो चुका है। वो अभी खाना खाते खाते रुक से गए और
सोच रहे थे कि सब पहले भी हो चुका है। ये सब अपनी वाइफ को उन्होंने बताया अपनी फीलिंग के बारे में, तो उनकी वाइफ ने कहा कि मैं कल सुबह ही आपको डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी। अगले दिन डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने कहा कि वैसे तो सब कुछ ठीक ही है, बस थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब हैं, थोड़ा रेस्ट करेंगे और नींद पूरी करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। मगर अनवर साहब तो कहाँ चुप रहने वाले थे, वो तो डॉक्टर के सामने ही शुरू हो गए और बोलने लगे कि ये सब कुछ पहले भी हो चुका है, आपने सेम एडवाइस मुझे पहले भी दी है। तो डॉक्टर ने कहा कि डोंट माइंड, आपको साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। बीवी ने कहा कि आप प्लीज़ अपनी ये फीलिंग को इग्नोर कीजिए, आप इतना इस बारे में क्यों सोच रहे हैं, प्लीज़ अपने बच्चे की खातिर थोड़ा कंट्रोल कर लीजिए। अनवर साहब ने कहा कि मैं कोशिश करूंगा कि इन चीज़ों को इग्नोर कर दूं, पर प्लीज़ मेरा साथ दो। बीवी ने कहा कि मैं तो आपके साथ ही हूँ। 2 दिन के रेस्ट के बाद तीसरे दिन जब वो ऑफिस गए, अनवर साहब की तबीयत उतनी भी बेहतर नहीं थी। उनको हर वक्त महसूस हो रहा था कि जो कुछ भी ये मेरे आसपास चल रहा है वो सब कुछ पहले भी हो चुका है, पर अब वो ज़रा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे और वो किसी को ये बात बता भी नहीं पा रहे थे कि मुझे क्या फील हो रहा है। वो अपनी तबीयत के बारे में इसलिए भी किसी को बता नहीं पा रहे थे कि उनको लगता था कि सब मजाक उड़ाएंगे। डेजा वू की ये फीलिंग अब इतनी बढ़ गई थी कि उनसे कंट्रोल करना ही मुश्किल हो रहा था। अक्सर वो सपने जो देखते थे वो सब कुछ वैसे ही अगले दिन वो सब सच हो जाते थे। अब तो वो स्लीपिंग पिल्स भी लेना शुरू हो गए थे, जिसकी वजह से एटलीस्ट उनकी नींद तो पूरी हो जाया करती थी। आहिस्ता आहिस्ता ये सब चीज़ें चलती रहीं। थोड़ा अनवर साहब बेहतरी की तरफ भी आ रहे थे कि एक दिन जब वो ऑफिस से वापस आ रहे थे तो उनको ऐसा लगा कि उनके घर की जो गली है, तो जहाँ से वो पैदल चल के घर तक जाते थे, उनको ऐसा लगा कि पीछे उनके कोई चल रहा है तेज तेज। अनवर साहब ने जैसे ही मुड़ के देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। अनवर साहब बहुत डर गए थे, बहुत चौंक से गए थे कि उनको ये लग रहा था कि जब मैं तेज तेज चल रहा हूँ तो कोई मेरे पीछे तेज तेज आ रहा है। फिर उन्होंने चेक करने के लिए आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू किया। तब उनको फील हुआ कि यस, उनके पीछे कोई आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। अनवर साहब बहुत ज़्यादा चौंक गए। वो इतने डर चुके थे कि उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो पीछे मुड़ के देखें, लेकिन फिर भी हौसला रखकर जैसे ही उन्हें पीछे मुड़ के देखा, वो ही लड़की जिसका एक्सीडेंट हुआ था ख्वाब में और जिससे वो मिलकर भी आए थे, वही लड़की उनके सामने थी। अनवर साहब एकदम चौंक गए और अनवर साहब ने उस लड़की से पूछा कि कौन हो तुम, हर वक्त मुझे ही क्यों दिखती हो, तुम मुझे कैसे जानती हो, तुम्हारा मेरा रिश्ता क्या है, तुम्हें देखकर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हें मैं बरसों से जानता हूं। तुम मुझे गलत मत समझना, मैं बहुत शरीफ आदमी हूं, मगर मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूं। लेकिन ये कैसे हो सकता है, मैं तो तुम्हें तभी मिला था जब तुम सड़क पे खड़ी हुई थी। अगर तुम्हें कुछ पता है तो तुम प्लीज मुझे बता दो, वरना मैं पागल हो जाऊंगा, मैं बहुत परेशान हूं। तो वो लड़की ने अनवर साहब को करीब आकर वो बोली कि मैं रियलिटी में नहीं हूं, सिर्फ तुम्हारे दिमाग में हूं। अनवर साहब ने जब ये सुना तो वो सदके में रह गए। उन्होंने उस लड़की को देखा और वो स्माइल करते हुए चली गई। अनवर साहब वहीं के वहीं खड़े रह गए। अनवर साहब के नेबर वहां से गुजर रहे थे तो उन्होंने जैसे ही देखा कि अनवर साहब तो हक्का बक्का एकदम खड़े हुए हैं गली के बीचों बीच, खैर तो है, उनको अनवर साहब की तबीयत ठीक नहीं लगी तो वो
उनको घर पर छोड़ने के लिए आ गए। वो जैसे ही घर पर आए तो वो चीखें मारने लग गए। उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। अनवर साहब ने अपनी वाइफ को चीखें मार मार के सब बताया कि उसने मुझे बोला है कि वो रियलिटी में नहीं है, वो मेरे दिमाग में है। उसने बोला है वो मेरे दिमाग में है। उनकी जो बीवी हैं उन्होंने बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की, मगर वो इतना चीख रहे चिल्ला रहे थे और इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके थे कि वो उनसे कंट्रोल में नहीं आ रहे थे। फाइनली वो डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर्स ने मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कराने का बोला, और सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई कि ना चाहते हुए भी अनवर साहब को मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। उनकी मिसेज़ ने सोचा कि इतना सब कुछ हो गया है, मैं एक बार उस हॉस्पिटल में जाकर तो देखूं कि वो लड़की कौन है, उसके बारे में पता तो करूं कि वो लड़की आखिर है कौन। जहां का एड्रेस उनके हस्बैंड ने दिया था वो उसी हॉस्पिटल में गई और रूम नंबर 3 में भी गई। वहाँ जाके पता चला कि वो तो हॉस्पिटल जानवरों का हॉस्पिटल है और रूम नंबर 3 में इंसानों का नहीं जानवरों का इलाज होता है। उसी वक्त उनकी मिसेस का दिल हट गया। अनवर साहब की वाइफ की तो जो हालत हुई थी वो तो हम सब लोगों में से कोई भी सोच ही नहीं सकता। उन्होंने रिसेप्शन में जाकर अपने हस्बैंड के बारे में पता किया और उनकी पिक्चर भी दिखाई, और एक बंदे ने बोला कि जी आप सही कह रही हैं, ये यहाँ पर आए ज़रूर थे, इनको हमने बहुत मुश्किल से यहाँ से बाहर निकाला है। वो यहाँ पर आकर बोल रहे थे कि यहाँ पर एक लड़की एडमिट है जिसका एक्सीडेंट हुआ है, और हम उनको ये बोल रहे थे कि यहाँ पर कोई लड़की एडमिट कैसे हो सकती है, ये तो जानवरों का हॉस्पिटल है। जब उनकी मिसेज ने ये सब कुछ सुना तो वो सदके में चली गई। उन्होंने सोचा कि जिस इंसान के साथ इतने खूबसूरत पल गुजारे थे, आज वो इंसान मेंटल हॉस्पिटल में है। इस बात को 25 साल हो गए हैं, उनको कोई होश नहीं है, वो किसी को अब पहचानते भी नहीं हैं। बस एक ही बात करते रहते हैं हर एक से कि वो मेरे दिमाग में है। उस लड़की ने बोला कि वो रियलिटी में नहीं है, वो मेरे दिमाग में है। अनवर साहब ने डेजावू को अपने सर पर सवार कर लिया, या वो वाकई में मेंटली वीक थे, ये मैं आप पर छोड़ती हूँ। वैसे दुनिया में बड़े बड़े राज हैं, दुनिया बड़े बड़े राजों से भरी पड़ी हुई है। हमें ज़रूरी नहीं कि हम हर राज से पर्दा उठाएं या उठाने की कोशिश भी करें, क्योंकि ये हमारे बस की बात नहीं। डेजावू ऐसी हकीकत है जिसका जवाब कोई नहीं ढूंढ सका, कोई भी नहीं। हमें किसी भी चीज़ को अपने सर पे सवार नहीं करना चाहिए।